नमस्कार प्यारे बच्चों, आई मथलेश्वर सांकला, पीजीटी फिजिक्स केवी ब्यावर। और आज हम ले रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एस एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ हमने सोडियम लैंप लिया है। सोडियम लैंप को जब हम ग्लो करते हैं तो शुरुआत में यह पिंक कलर से ग्लो होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात यह येलो कलर की लाइट देता है जिसका वेवलेंथ होता है 589 नैनोमीटर। इस सोर्स से लाइट है स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे ट्रेवल करती है, जिसके पाथ में हमने एक MN स्क्रीन को प्लेस किया है। MN behaves like a wave front। इस वेव फ्रंट पर हम S से दो इक्वी डिस्टेंस पर स्लिट्स लेते हैं, S1 एंड S2। S1 and S2 are very small aperture of the hole. That's why S1 and S2 behaves like wavelets. Since S1 and S2 are equal, so phase difference is constant and they behave like the wavelets. That's why they are called coherent sources of light. और आपको पता है जब कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होती हैं तो उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब इक्वल होते हैं। हम यहाँ पर एक वेव को ले रहे हैं जिसमें पॉजिटिव पल्स है वो ग्रीन में और नेगेटिव पल्स है वो रेड कलर में इंडिकेट की गई है। तो इन सोर्सेज से भी लाइट है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। हम एक स्क्रीन AB और लेते हैं जिस पर हम फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन करेंगे। इस स्क्रीन AB और MN के बीच के रीजन को हम ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं, क्योंकि इस रीजन में लाइट वेव्स सुपर इम्पोज्ड होती हैं एक दूसरे पर और इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कहीं बढ़ जाता है और कहीं कम हो जाता है। जब क्रेस्ट मिलता है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, जब ट्रफ मिलता है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। अगेन क्रेस्ट मिलने पर इंटेंसिटी बढ़ी, ट्रफ से फिर बढ़ी। इस तरीके से जब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो सेंटर C पर हम ब्राइट फ्रिंज मिलती है। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी क्योंकि S1C S2C दोनों इक्वल होते हैं। S1C equals to S2C, it means the path difference between these two waves is 0. That's why the central fringe is always bright. अब हम एक क्रेस्ट और एक ट्रफ लेते हैं तो हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। फिर क्रेस्ट ट्रफ को डार्क बनाया, इस तरीके से हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। इसी तरीके से सेंट्रल फ्रिंज के नीचे भी क्रेस्ट और ट्रफ को मिलाते हैं तो हमें एक डार्क फ्रिंज मिलती है। सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है, उसके बाद में डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट। इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिलती हैं। फ्रिंज पैटर्न देखें तो सेंट्रल फ्रिंज वो ब्राइट होती है, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। इस तरीके से हमें फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेंड होता है ऑन द स्क्रीन AB। अगर हम इंटेंसिटी ग्राफ बनाएं तो सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होती है और हमें पता है कि कोहेरेंट सोर्सेस का एम्पलीट्यूड भी इक्वल होता है। जब एम्पलीट्यूड इक्वल होता है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। सो I is directly proportional to the square of 2A or I equals to 4KA square. It means intensity is 4 times the intensity of individual wave.
That's why central fringe is 4 times of the individual intensity of wave. या फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री, फिर आएगा पाई, फिर आएगा 2 पाई, फिर डार्क फ्रिंज बनी 3 पाई पर, फिर ब्राइट फ्रिंज बनी 4 पाई पर. लाइकवाइज माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई. यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटेंसिटी का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव में ही क्यों आया, क्योंकि इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का स्क्वायर करो वो पॉजिटिव ही रहता है. सेकंड क्वेश्चन बनता है इंटेंसिटी ओबे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी. तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कि व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी ऑफ द डार्क फ्रिंज. तो इसका आंसर है कि एनर्जी ऑफ द डार्क फ्रिंज शिफ्टेड टू द ब्राइट फ्रिंजेस. जो डार्क फ्रिंज की एनर्जी है वो नियर बाय ब्राइट फ्रिंज को ट्रांसफर हो जाती है. एंड द ओवरऑल द एवरेज एनर्जी रिमेन्स कंजर्व. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस वॉज लाइट was first observed by Thomas Young in 1802. His experiment led conclusion that the light has wave nature. S is monochromatic source of light. Light travels from this source in form of wave fronts. At any instant, Mn is opaque screen placed in the path of light. We take two small aperture or small holes S1 and S2 at equidistance from source S. S1 and S2, which are very close to each other, behaves like wavelets or coherent sources of light. Now light travels from coherent sources of light in spherical wavefronts. We use another screen AB parallel to the screen Mn at some distance. The region between these two screens is called overlapping region. In overlapping region, light waves superimposed on each other and results interference, which can be observed in specific pattern on the screen AB. This specific pattern of light waves is called fringes. These fringes are equal in thickness. If we use white light, then we get central bright fringe. अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह वाइट लाइट यूज में लेते हैं तो हमें सेंट्रल फ्रिंज है वो ब्राइट मिलती है. फ्रिंज क्लोजेस्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल वाइट फ्रिंज इज रेड एंड द फारदेस्ट विल अपीयर ब्लू. आफ्टर फ्यू फ्रिंजेस नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज सीन. Very important topic regarding Young's double slit experiment. To determine the fringe width and wavelength of monochromatic source of light using Young's double slit experiment. S एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसके आगे हमने एक स्क्रीन प्लेस की है जिस पर S1 और S2 दो स्लिट हैं, अपर्चर हैं. हम मान लेते हैं कि S1 और S2 से लाइट है किसी पॉइंट P पर मिलती हैं और P पर इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनेगी. O और P के बीच का सेपरेशन है y. S1 और S2 के बीच का सेपरेशन है स्मॉल d. A और O के बीच का सेपरेशन है d/2. इसी तरीके से O और B के बीच का सेपरेशन है d/2, जबकि सोर्सेज और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है कैपिटल D. The waves from S1 and S2 reach the point P with some phase difference and hence the path difference. आपको पता है S1P और S2P एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं. S1P is not equals to S2P. It means there is a path difference. और ये पाथ डिफरेंस क्या होगा? S2P माइनस S1P
because S2P is greater than S1P. In triangle PS2O, hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. It means S2P square plus S2B square plus BP square. Since S2B is D, so D square plus BP is Y plus D by 2. Therefore, S2P square equals to capital D square plus Y plus D by 2 whole square. In triangle PS1A, S1P square equals to S1A square plus PA square. Therefore, S1A is D square plus, and PA is Y minus D by 2. So, S1P square equals to capital D square plus Y minus D by 2 whole square. Now S2P square minus S1P square equals to D square plus Y plus D by 2 whole square minus of capital D square plus Y minus D by 2 whole square. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ऑफ वाई माइनस डी बाय 2 होल स्क्वायर. स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, सो वी गेट yd plus yd equals to 2yd. Therefore, S2P minus S1P multiply with S2P plus S1P equals to 2yd. आपको पता है a plus b, a minus b equals to a square minus b square. इस आइडेंटिटी का हमने यूज लिया है और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है. Since S2P minus S1P is path difference, while S1P is nearly equal to S2P is nearly equal to D for small angles, therefore for delta multiply with the D plus D equals to 2yd, or we can write delta 2d equals to 2yd and delta equals to yd by d. This is the path difference. Now the position of bright fringes. For a bright fringe at point P point पर bright fringe बनेगी, उसके लिए कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस जो है वो होना चाहिए n लैम्डा के इक्वल. पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू n लैम्डा, सो yd बाय कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्डा. अगर हम n 0 प्लेस कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा 0. अगर हम n की जगह 1 प्लेस करें तो वी गेट y1 इक्वल्स टू कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d. लाइकवाइज फॉर n, yn इक्वल्स टू n कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d. Now the position of dark fringes. For a dark fringe at point P, path difference है वो होना चाहिए 2n plus 1 lambda by 2, where n is 0, 1, 2, 3. y equals to 2n plus 1 lambda d by 2d. n 0 रखेंगे तो y 0 डैश आएगा कैपिटल D lambda अपॉन 2d. n 1 रखेंगे तो y1 डैश आएगा 3d लैम्डा बाई 2d. लाइकवाइज फॉर n yn डैश इक्वल्स टू 2n प्लस 1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2d. मान लेते हैं कि ये फ्रिंज पैटर्न है जिसमें ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं b और dd डेनोट कर रही हैं डार्क फ्रिंजेस को. Separation between two successive dark or bright fringes is called fringe width.
दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जबकि दो ब्राइट के बीच में हमेशा डार्क फ्रिंज बनेगी। एक्सप्रेशन फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ। डार्क फ्रिंज दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच के सेपरेशन से मिलेगी, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं nth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज माइनस ऑफ n-1 पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। yn और yn-1 की वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ हम कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन लेते हैं तो n-n+1, so we get lambda capital D upon small d. Expression for bright fringe width, beta b equals to yn dash minus yn-1 dash। आपको पता है दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच के सेपरेशन को बीटा ब्राइट कहेंगे, वेयर yn dash का मतलब है nth पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज और yn-1 डैश का मतलब है n-1 डार्क फ्रिंज। yn डैश और yn-1 डैश की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। नाउ टेकिंग कॉमन कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2d वी गेट 2n+1 माइनस ऑफ 2n का n के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 2n। Now minus into minus plus 1. Now cancel the 2n, so we get d lambda by small 2d into 2. 2 से 2 cancel, so again we get capital D lambda by small d. Hence fringe width is directly proportional to the capital D, means the separation between the sources and the screen. Beta is directly proportional to the wavelength. जितना ज़्यादा wavelength होगा उतनी ही ज़्यादा fringe width होगी, और दोनों स्क्रीन के बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा fringe width भी उतनी ही ज़्यादा थिक होगी। दोनों सोर्सेज S1 और S2 के बीच का सेपरेशन जितना कम होगा फ्रिंज विड्थ उतनी ही थिक होगी। दोनों स्क्रीन के बीच में अगर रिफ्रैक्टिव मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। द एक्सप्रेशंस फॉर फ्रिंज विड्थ शोज दैट द फ्रिंजेस आर equally spaced on the screen. Thank you for watching this video.